नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी का क्लास 8 की बुक पढ़ रहे थे, इसमें आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। यह पहला पार्ट है और एक पार्ट में और इसमें अध्याय 3 ख़त्म हो जाएगा। तो आज पहला पार्ट पढ़ते हैं। क्या है पहला? आज इसका तीसरा अध्याय क्या है? पहले पार्ट में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें क्या है आगे देखते हैं। चित्र किसका दिया हुआ है? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। कंपनी दीवान बन गई। क्या दिया है आइए देखते हैं। इसमें कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया, यानी 12 अगस्त 1765 को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चित्र में भव्य घटना के रूप में दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्या है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गई थी, यानी कि जो भूभाग के आर्थिक मामले थे उसकी मुख्य शासक कंपनी ही बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, या जो कंपनी के खर्च है उसकी आमदनी जुटाने के लिए। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती भी रहे। आगे देखते हैं क्या है इसमें। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, यानी जो राजा में राजा थे पहले के, वो सभी शासन चला रहे थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, यानी अपने कब्जे में कैसे लिया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती गाँवों वाले से कैसी कराई। आगे क्या है, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, यानी 1765 में जो है सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, यानी जो अब बंगाल में राजस्व हो रहा है उसी से ही कंपनी के खर्च निकल। आगे इसमें क्या है, एक मिनट, कहाँ देख रहे थे हम लोग? हाँ, 1765 में क्या था, 1765 में ही चांदी और आयात करते थे। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात से ही चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट हो रही थी। इसमें क्या है, चित्र में क्या दिखाया गया है,
पढ़ लेते हैं। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। चित्र देख लीजिए क्या है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। आगे क्या है देखते हैं। यानी क्या था, खेती चौपट होने की ओर बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। यानी ये पूछता था कि 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, जिसमें से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी ही समाप्त हो गई। यानी 1/3 जो आबादी थी वही ख़त्म हो गई। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था में संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है, क्योंकि अकाल पड़ा था। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 1793 में। इस बंदोबस्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई कि इतना रुपया ही उन्हें देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। यानी यह अस्थायी थे कि इतना ही रहेगी। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। क्या है अगला, समस्या क्या हो गई अब, मगर अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। यानी उससे जमींदारी छीन के नीलाम करके दूसरों को जमींदारी दे दी जा रही थी। अगला क्या देखते हैं, इसमें क्या है, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी कि हमें इतने ही चाहिए। अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए, इधर क्या है देख रहे हैं, इस पे क्या है पेज पे, स्रोत 1 में बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है। क्या कथन है इनका, बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वो औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इस काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। क्या थी, बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेरोजगारी से दबे एक काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती। ये उनका कथन था। गतिविधि में क्या दिया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं? पिछले पन्नों को पढ़कर संभावित कारण बताइए। ये जो है कोलब्रुक के लिए लिखा, कोलब्रुक पर दिया गया था गतिविधि में। आगे देखते हैं,
बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यानी किसानों के पास ज़मीन का अधिकार नहीं था, वो ज़मींदार के ही पास था। उन्हें बस वहाँ पे खेती करनी होती थी। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। जो महाजन थे उनसे कर्जा, अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जो ज़मीन बेदखल कर दिया, यानी जो उसके पास ज़मीन थी उससे भी उसे बेदखल कर दिया जाता था। आगे क्या देखते हैं इसमें, एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी हो गया है, कि अब इसमें चेंज लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। यानी कंपनी को और पैसे चाहिए लेकिन राजस्व तो फिक्स कर दिया गया है, इतने ही रुपए मिलेंगे, तो कंपनी अब इससे कैसे चलाए। आगे इसमें क्या दिया है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक दूसरे खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को क्या कहा गया, महाल, से यही पूछता है कि महालवाड़ी किसने लाई थी, तो यही हॉल्ट मैकेंजी ने। ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई, यानी अब इसमें संशोधन किया जा सकता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, यानी अब जमींदार वाली जो व्यवस्था थी वह हटा दी गई। अब यहाँ पे ग्राम समूह का एक महाल है जो बना दिया गया, इसमें नया नियम, और इसमें गांव के मुखिया को ही इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई जो राजस्व देना था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया, नहीं है जो हॉल्ट मैकेंजी लाया। तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लाया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। अगला देखते हैं क्या है, मुनरो व्यवस्था। क्या है मुनरो व्यवस्था, क्या लेते थे, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। कहाँ पे, दक्षिण भारत के इलाके में। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे हम रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कौन, कैप्टन जो है अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। यानी जो टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था तो उसमें जो हिस्सा कंपनी के कब्जे में आ गए थे उस इलाकों में इस व्यवस्था को कंपनी ने आजमा करके इसको देख लिया था। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू हो जाए। जो टॉमस मुनरो जो व्यवस्था लाया था, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। यानी कि पहले वाले में क्या था, इसके पिछले वाले में जो था इसमें था महाल ग्राम समूह के प्रधान को दे दिया गया, और पहले वाले में थे कि एक जमींदार को ज़मीन के मालिकाना हक उस पर खेती करवाते थे किसान के द्वारा। और दूसरी नई व्यवस्था में क्या किया गया कि इसमें ग्राम समूह को बना करके एक जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनको इस राजस्व की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और तीसरी व्यवस्था जो मुनरो लाया था इसमें उन लोगों ने सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर, यानी इसमें से किसान खुद ही अपना राजस्व देते थे अंग्रेज़ों को।
राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यानी अंग्रेज जो है किसानों को ही दे दिए थे कि खेती के उसकी सर्वेक्षण किया जा रहा था और उसके अनुसार ही राजस्व निर्धारित किया जाता कि डायरेक्ट जो खेती कर रहे हैं वही राजस्व देंगे। आगे क्या है, इसमें सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में क्या है, राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, यानी जो ज़मीन की आमदनी थी वो बहुत ज़्यादा राजस्व के रूप में बढ़ा दिया गया था। इससे किसान जो है राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे, यानी किसान जो थे वो गांव छोड़कर ही भाग जा रहे थे कि हम यहाँ पे इतना नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, यानी किसान जो है पूरा गांव ही छोड़ करके चले गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, यानी वह मेहनत करके ही दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे क्या देखते हैं, ये क्या दिया है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। आगे क्या था इसमें, यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पूरा जोर लगा दिया था, यानी 18वीं सदी में जो है कंपनी ने अफीम और नील की खेती करवाना शुरू कर दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे, यानी अंग्रेज़ों का कई देशों में शासन था। हर जगह विभिन्न राज्यों में जहाँ जैसी फसल होती थी वहाँ के किसानों को मजबूर करते थे फसल लगाने के लिए। बंगाल में पटसन या सन बोलते हैं इसको, असम में चाय की खेती करवाते थे, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती करवाते थे जहाँ जो ज़्यादा उत्पादन होता था, पंजाब में गेहूँ का, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल का खेती करवाते थे। यह कैसे किया गया, तो अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे। क्या है, क्या रंग का भी कोई इतिहास है, इसमें क्या देखते हैं। चित्र 5 और 6 क्या है, चित्र 5 एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का भारत, और 6वां चित्र में क्या है, मॉरिस काटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में। क्या है, क्या रंग का भी कोई इतिहास, देखते हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस जो है, ब्रिटेन के जो है प्रसिद्ध क्या थे कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह पैदा किया जाता है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकला, यानी नील की खेती की जाती थी। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी भारत में सबसे ज़्यादा नील की खेती उस समय की जाती थी। आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था आज। कैसी लगी है आप लोगों को क्लास, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, अध्याय 3 का जो है अगला पार्ट, एक और पार्ट में इस अध्याय को हम पूरा कर देंगे। धन्यवाद।